हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर आप लोग सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ईडू फाइवर पे स्वागत करते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले मेरे नौजवान साथी, आप लोग सभी को पता है कि झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम दिसंबर महीने में होने वाली है ना। झारखंड सरकार ने ऐसा क्या कर दिया है, कह दिया है। तो ऐसे में हम लोग की तैयारी क्या होनी चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए। इसके लिए मैं आज साइंस का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जिसका नाम क्या है, 57 नंबर प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। इससे पहले मैं 56 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवा दिया हूं। तो आप लोगों को क्या करना है, प्लेलिस्ट में जानना है और साइंस के पूरे प्रैक्टिस सेट को एक बार सिलसिलेवार ढंगों से क्या कर लेना है, देख लेना है। साइंस का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। आप 20 में से 20 सही करके आओगे मेरे दोस्त। तो जल्दी जल्दी से एक बार अपने दोस्तों को, सारे लोग को लिंक को शेयर कर दो, फॉरवर्ड कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज की इस क्लास में अटेंड कर पाए। और आज जो क्वेश्चन लेकर आया हूं प्यारे मित्र, वो बहुत ही 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखोगे तो सचमुच में आप भी खुश हो जाओगे। तो जल्दी जल्दी से लिंक को फॉरवर्ड कर दो अपने दोस्तों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज के इस क्लास को अटेंड कर पाए, है ना। बहुत लोग का ये कमेंट होता है कि सर ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ कि पीडीएफ कैसे प्राप्त करेंगे। आपके पास टेलीग्राम चैनल होंगे खुद का, है ना। आप क्या करोगे, आप टेलीग्राम पे जाओगे। कहाँ जाओगे, टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम खोलना और वहां पे जाने के बाद आपको सर्च करना है। सर्च कर क्या करना है, ईडू फाइवर ऑनलाइन हब, EDUFIBER, ईडू फाइवर ऑनलाइन, ऑनलाइन हब क्या करनी है, सर्च मारनी है। और यहाँ पर मेरा एक चैनल आ जाएगा और उसको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर एकदम सिलसिलेवार ढंग से आपको हर एक क्लास की पीडीएफ अवेलेबल है। तो नो लेट नो बैड, चलिए। अब बहुत सारे दोस्तों हमारे लोग जुड़ गए हैं। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन माय डियर स्टूडेंट। चलिए, अब लेट नहीं करेंगे। आप लोग का काम है इज्जत के साथ क्लास को क्या करते रहना, शेयर करते रहना। और मेरी काम है प्यार से आपको पढ़ाते रहना चाहिए। चलिए, तो टाइम बर्बादी नहीं करेंगे। जितना देर भी हमारे पास पर्याप्त बच्चा है, क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आइए, ये देखिए पहला क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन छोटा मत समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जामों में आया हुआ है। क्वेश्चन ये रहा कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। देखिए, दूर दृष्टि जो दोष से पीड़ित व्यक्ति होते हैं, उनके आंखों में जो इमेज बनता है वो कहाँ पर बनता है, ये पूछा गया है। सबसे पहले ये बताइए कि जो मानव नेत्र होते हैं, जो मानव नेत्र होते हैं, है ना, उसमें इमेज कहाँ पर बनता है। तो आप बोलोगे कि सर उसमें जो इमेज बनता है वो रेटिना पर बनता है। कहाँ पर बनता है मेरे दोस्त, रेटिना पर बनता है। लेकिन जब उस आंखों में कोई दोष आ जाती है, तो इमेज या तो रेटिना के आगे बनती है या रेटिना के पीछे बनती है। तो इमेज अगर दोष आ गया, अगर आंखों में क्या आ गई, दोष, यानी कि डिफेक्ट आ गई, तो इमेज क्या होगी, रेटिना के आगे बनेगी। और कहाँ बनेगी, तो याद रखना पीछे बनेगी। तो अगर रेटिना के पीछे बन रहा है, तो समझ जाना कौन सी दृष्टि दोष है, समझ जाना दूर दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है। और अगर इमेज रेटिना के आगे बन रहा है, तो समझ जाना निकट दृष्टि दोष है। निकट, है ना, दृष्टि दोष है। इसको हम लोग मायोपिया बोलते हैं और दूर दृष्टि दोष को हम लोग हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। रेटिना, रेटिना ह्यूमन आई। तो मुझे लग रहा है कि अब आप इसका जवाब दे पाओगे। तो यहाँ पर देखो कौन सी दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है। तो भाई दूर दृष्टि दोष में क्या होते हैं कि जो इमेज बनते हैं वो रेटिना के कहाँ बनेंगे, पीछे। रेटिना के पीछे, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो एकदम 100% करेक्ट आंसर होगा। अब कितने मेरे भाई बहनों का आंसर ऑप्शन नंबर सी है, एक बार जरा सा कमेंट करके मुझे बताओ। एक बार मुझे कमेंट करके बताओ कि कितने लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ना लेट करना ना वेट करना, है ना। आंसर देना है दनादन और झारखंड सीजीएल को करना है का पार। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग को क्या करना है, डेली आप लोगों को क्या करना है मेरे प्यारे मित्र, सुबह, सुबह में 8 बजे,
सुबह में कितने बजे? 8 बजे मेरे साथ जुड़ जाना है ना। साइंस क्लास के लिए सुबह में 8 बजे मेरे साथ जुड़ जाना है, और मैथ क्लास के लिए आपको रात को, मैथ में के लिए कितने बजे? रात को 8 बजे आप लोग को लाइव जुड़ जाना है ना। मैं बहुत ही बढ़िया 20 क्वेश्चन वहां पर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ सीजीएल को लेकर, ताकि आपकी एग्जाम बहुत ही बढ़िया चला जाए। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार के आंसर लगा हुआ अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाइएगा और टेलीग्राम पे सर्च मारिएगा ईडू फाइबर ऑनलाइन हब, वहां पर इसकी पूरी पीडीएफ इसी प्रकार से लिखी हुई आंसर सहित आपको अपलोड कर दी जाएगी। और आप लोगों को क्या काम करना है, रात में सोते समय एक बार पीडीएफ को सिलसिल ऑर्डर से देख लेना है। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कह रहा है? कहता है निम्न में से कौन सी धातु चांदी की तुलना में कम अभिक्रियाशील है? चांदी की तुलना में कम की अभिक्रियाशील है। विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स इज लेस रिएक्टिव देन सिल्वर? सिल्वर से लेस रिएक्टिव कौन है? तो मेरे दोस्त, सिल्वर से लेस रिएक्टिव कौन है? कॉपर ऑप्शन में है, ये सोना है, लोहा है, पारा है। जल्दी से बताओ क्या है इनका राइट आंसर। अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो इस प्रकार के क्वेश्चन का जवाब आपके थ्रू कमेंट बॉक्स में आनी चाहिए। तो जल्दी से बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताइए। यस, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी जल्दी बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सी धातु चांदी की तुलना में कम अभिक्रियाशील है? तो चांदी की तुलना में जो सबसे कम अभिक्रियाशील होता है वो कौन होता है? सोना होता है। कौन होता है मेरे दोस्त? सोना, यानी कि गोल्ड। और गोल्ड का सिंबल कौन है? ए यू, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। अब कितने लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है वो कमेंट करके बताइए, ठीक है। आइए आपको डिटेल्स जानकारी कुछ और भी देते हैं। तो देखिए ये आंसर हो गया हमारा सोना। अब इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ पर मैं लिख कर लेके आया हूँ। देखिए चांदी की तुलना में कम अभिक्रियाशील धातु जो है वो कौन है जी? सोना है। चांदी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? एजी होता है ना। अभिक्रियाशीलता के अनुसार पर धातुओं का जो घटता हुआ क्रम है ना, वो पोटेशियम है। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, लोहा, कॉपर, चांदी, सोना। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, है ना। समझ रहे बात को ना? पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, चांदी और सोना, ये क्या है? अभिक्रियाशीलता की घटता हुआ क्रम है। यानी सबसे अभिक्रियाशील कम किसकी होती है? सोना की। और अगर इनमें देखा जाए सबसे ज्यादा किसका होगा तो पोटेशियम की होगी। तो ये सीरीज याद कर लेना, यहां से भी क्वेश्चन केमिस्ट्री में कभी कभी ना पूछ ही ले जाती है। नेक्स्ट मेरे प्यारे मित्र लेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। देखिए पूछा गया कौन सा विटामिन हमारी आंखों और क्या त्वचा को स्वस्थ रखता है? विच विटामिन कीप्स आवर आईज एंड स्किन हेल्दी? हमारे आंखों को, हमारी त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए कौन सी विटामिन जिम्मेदार है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई? व्हाट विल बी द राइट आंसर? आप लोग सभी को पता है कि आंखों में, आंखों के लिए, कि आंखों के लिए, हमारी आंखों के लिए जो आवश्यक विटामिन है वो कौन सा है? विटामिन ए है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? विटामिन ए हो जाएगी। विटामिन ए का केमिकल नेम आप लोग को जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। विटामिन, विटामिन ए का क्या बताना आप लोग को? आप लोगों को बताना है केमिकल नेम, रासायनिक नाम बताना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? और आप लोग को बताना है कि सोर्स, विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स किसको माना जाता है, ठीक है। आप लोग को ये बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। देखिए चलिए आगे बताता हूं, अगला क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए 4 लेने से पहले आपको आंसर इसी तरीका से पीडीएफ सहित मिल जाएगी, है ना। इसका राइट आंसर क्या है? विटामिन ए है। और देखिए विटामिन ए को शरीर की, वाह, त्वचा को स्वस्थ रखने बनाने के लिए क्या है? आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जो खिलाएगा आपको अचार और लाएगा आपकी मुंह में पानी।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है? नवीकरणीय स्रोत नहीं है, यानी कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होना चाहिए। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब समझते हो, जिसको रिन्यू कर सकते हैं, जो कभी खत्म नहीं हो सकती है, उसको हम लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। लेकिन इसमें पूछा गया है कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। कौन नहीं है? जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बायोफ्यूल और आपको जियोथर्मल एनर्जी। ये तीन का तीन जो दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, बायोफ्यूल से है, जियोथर्मल एनर्जी है, ये तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन हमसे पूछा कौन नहीं है, तो नहीं कौन है? गैसोलीन। यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो कितने लोगों का है ऑप्शन नंबर डी? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोग एकदम बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, इसी तरह से तैयारी होनी चाहिए आप लोगों की। जिस तरह की आप लोग की तैयारी चल रही है, झारखंड सीजीएल में रिजल्ट लेने से आप लोग को कोई नहीं रोकता। बस इसी तरह से अपनी तैयारी को, आने वाला जो 1-1.5 महीना टाइम बचा है उसको कंटिन्यू कर दीजिए। ओके, बहुत बढ़िया, सुपर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 5। कहता है कि जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है, जल से होते हुए कहाँ प्रवेश कर रहा है? हवा में प्रवेश करता है, तो उसकी या उसका बदल जाती है। ये देखिए, जल एक अलग सोर्स है और हवा एक अलग सोर्स है ना, मीडियम ही अलग है। देखिए यहाँ पर, ये मान लीजिए जल है और ये मान लीजिए हवा है। तो जल एक अलग मीडियम है, हवा एक अलग मीडियम है। तो जब ये मीडियम चेंज करता है, जब ये क्या करती है, जब प्रकाश क्या करती है, अपनी माध्यम को चेंज करती है, तो घटनाएं क्या होती है कि या तो वो लाइट रे जो होगी, वो प्रकाश की जो किरण होगी, वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी या अभिलंब से दूर भागेगी। लेकिन यहाँ पर जल, जल ये है और यह हवा है। तो हवा और जल की कंपेयर करें, तो जो हवा है वो क्या है? आपका विरल माध्यम है, यानी कि रेयर मीडियम है। तो ये क्या है? डेंसर। तो जब डेंसर से रेयर में आता है, तो जो रे ऑफ लाइट होती है वो नॉर्मल से क्या होती है? दूर भागती है। नॉर्मल से क्या होती है मेरे दोस्त? दूर भागती है। तो नॉर्मल से दूर तब भागेगी, इसका मतलब उसमें स्पीड क्या हो गया होगा? चेंज हो गया होगा। तो भाई उसका क्या बदल जाएगी? उसकी स्पीड बदल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड बदल जाती है। लेकिन बोला जाए अगर क्या नहीं बदलती है, तो आपको आंसर देना है उसकी कलर नहीं बदलती है और उसकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। तुम बोलोगे सर वेवलेंथ तो भी बदल जाएगा। बिल्कुल, उसकी इंटेंसिटी बदल जाएगी, उसकी वेलोसिटी बदल जाएगी, उसकी वेवलेंथ बदल जाएगी, लेकिन उसकी कलर एंड फ्रीक्वेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इनका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखे इन 4 ऑप्शनों में से, तो सी विल बी द राइट आंसर। ऐसे बी भी राइट आंसर हो सकता है, लेकिन मोस्ट सुटेबल आंसर सी है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में बोथ नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। चलिए, और लास्ट में कमेंट करके मुझे बताना आप लोग कि आप लोग 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का जवाब सही कर पाए हो। और एक बार मुझे ये भी बताना कि आप लोग हमारी इस क्लास को, है ना, कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हो। अपने प्लेस कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना प्यारे मित्र, ताकि मुझे लगे कि हमारे कहाँ कहाँ के मित्र हमारे इस क्लास को अटेंड कर पा रहे हैं। एक बार जरूर से कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना अपना स्थान को लिख देना, है ना। और लास्ट में जब 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगी, तो आप लोग को क्या करना है? आप लोग को ये बताना है कि आपने 20 में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही दे पाया। चलिए, क्वेश्चन नंबर लेंगे 6। लिखा है कि सभी एसिड समान रूप से पाया जाता है, सभी एसिड समान रूप से पाया जाने वाला तत्व है। एसिड में समान रूप से पाए जाने वाला कौन तत्व होते हैं? पहला है कि द एलिमेंट कॉमनली फाउंड इन ऑल एसिड्स इज। ब्रोमीन सभी एसिड में पाया जाता है, क्लोरीन पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है, या फिर हाइड्रोजन पाई जाती है। सभी एसिडों में कौन सी जो तत्व है वो पाया जाता है ना। आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। सभी एसिड समान रूप से, सभी एसिड समान रूप से पाए जाने वाला तत्व है। सभी एसिड में होना चाहिए। सभी एसिड में समान रूप से पाए जाने वाला तत्व है, कौन सा तत्व है? ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, या हाइड्रोजन है।
बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। ये आपको झारखंड नहीं, ये JSS सीजीएल नहीं, ये SSC सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। साथ ही साथ रेलवे का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है मेरे दोस्त, है ना। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। यानी सभी एसिडों में समान रूप से जो पाए जाने वाला जो तत्व है ना, वो क्या है? हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए आपको कुछ विशेष जानकारी भी हम आपको देने का काम करते हैं। ये देखिए विशेष जानकारी है, तो आपको आंसर पता चल गया कि हाइड्रोजन होगा। अब आपको डिटेल्स जानकारी प्राप्त करना है तो यहाँ आइए, देखिए क्या लिखा हुआ है। सभी एसिडों के लिए आम तत्व क्या है? हाइड्रोजन है। सभी अम्ल अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के क्या धनायन H+ उत्पन्न करते हैं। जितने भी एसिड होते हैं सभी अपने जलीय विलयन में क्या निकालता है? तो H+ आयन उत्पन्न करते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3। आपका एग्जाम्पल सहित मैंने आपको आंसर देने का काम किया है। तो एक बार जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ मजा आ रही है कि नहीं, है ना। अगर क्लास आप लोग को मजा आ रहा है प्यारे मित्र और चाहते हो कि इसी तरह से और भी मैं प्रैक्टिस सेट कर दूं, तो एक बार हमारी इस क्लास को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को एक बार क्या कर दो? शेयर कर दो। शेयर कर दो मेरे दोस्त, शेयर कर दो। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइज। चलिए लेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 7। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सी वृद्धि यानी कि ग्रोथ के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है? देखिए अगर आप चाहते हैं कि हमारी बॉडी क्या करे? ग्रोथ करे, तो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है, प्रोटीन देने का काम करता है आपके शरीर को, है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोवाइड्स प्रोटीन नेसेसरी फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए यानी कि वृद्धि के लिए प्रोटीन आवश्यक रूप से देने का काम करता है। पहला है दाल, एप्पल, पत्तेदार सब्जियां या खाद्य, क्या देने का काम करते हैं? तो हम लोग को बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बच्चे हो तुम अभी अभी दाल जरूर पियो। यस, दाल जो होती है वो आपको आवश्यक प्रोटीन प्रोवाइड करने का काम करता है फॉर ग्रोथ के लिए, यानी आपकी वृद्धि के लिए। प्रोटीन क्या करती है ना, प्रोटीन को हम लोग बॉडी बिल्डर के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि 14 वर्ष से 16 वर्ष की उम्र तक, है ना, बचपन से लेके 14 से 16 वर्ष की उम्र तक, है ना, बॉडी को ग्रोथ करवाने के लिए एक आवश्यक प्रोटीन का लेवल होना आपके बॉडी के अंदर क्या है? जरूरी है। तो आप अपने भोजन पदार्थों में प्रोटीन का सेवन जरूर कीजिए। प्रोटीन आपके शरीर की बॉडी को क्या करता है? ग्रोथ करता है। तो आप अपने भाई को, आप अपने बंधु को जिसकी उम्र अभी 14 से 16 से क्या है? कम है, उसको आप सजेशन दे सकते हैं कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप प्रोटीन का एक अच्छी मात्रा का सेवन करो, जिससे आपकी बॉडी, आपकी शरीर क्या कर पाएगी? ग्रोथ हो पाएगी अच्छी ढंग से। और प्रोटीन सबसे अच्छा प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? दाल करता है। अच्छा, प्रोटीन का अगर सबसे अच्छा सोर्स पूछा जाए कि सबसे ज्यादा अच्छी मात्रा में प्रोटीन किसमें पाई जाती है ना, तो याद रखना मशरूम में पाई जाती है। मशरूम, मशरूम में सबसे अच्छी प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, ये है पूरी आपकी कहानी, आपको लिख के दे दिए है। आपको क्या करना है? PDF को डाउनलोड करके इसको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव के तहत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज द मैक्सिमम एरिया अंडर मैंग्रोव्स? है ना, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है। क्या आप इसका आंसर दे पाओगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है। नो लेट नो वेट, जल्दी जल्दी से आंसर बताओ। मैं आपके आंसर का पूरी रूप से वेट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जितने बच्चे हमारे लाइव हैं, जुड़े हुए हमारे साथ, सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है। जो सबसे ज्यादा भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव के तहत आते हैं? मैंग्रोव के तहत आते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। यानी 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी है। यानी वो कौन सा जगह है भारत का? तो वो है पश्चिम बंगाल, जहां पर सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो मैंग्रोव का है। ठीक है, आइए अब इससे डिटेल्स जानकारी अगर चाहिए तो हम लोग आगे भी देख लेते हैं। ये देखिए सबसे पहले इसका राइट आंसर क्या है? डी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत बढ़िया से आपको जानकारी देने का मैं काम करूंगा। देखिए, मैंग्रोव वनस्पतियां समुद्र तटीय तथा निम्न डेल्टाई क्षेत्रों में विकसित होती है। इन क्षेत्रों में ज्वार के कारण समुद्र में स्थित लवण स्थलों पर पहुंच जाते हैं, जो स्थलीय मृदा को दलदली तथा लवणीय बना देते हैं। समझ में आया? तो
यहाँ पर जो सबसे ज्यादा क्षेत्र जो भारत में पाया जाता है वो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो इसको डाउनलोड करके आपको क्या कर लेना है? बढ़िया से पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है मेरे प्यारे मित्र? देखिए तो लिखा कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? अब मैंने बताया था कि सघन माध्यम से विरल जा रहा है। सघन किसको बोलते हैं? डेंसर को। यानी डेंसर मीडियम से कहाँ जा रहा है? रेयर मीडियम में। तो क्या होगा जी? वो नॉर्मल से क्या होगी? नॉर्मल से दूर भागेगी, यानी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना? यस, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हमें दिख गया। क्या है? बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये तो बिल्कुल गलत है ना? इट इज नॉट रिफ्लेक्टेड, ये महा गलत है। इट्स बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यस, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, है ना? इस क्वेश्चन का आंसर तो हम बहुत पहले ही दे चुके थे, आपको बता चुके थे कि जब लाइट रे, है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो दो कंडीशन होता है। या तो वो नॉर्मल की तरफ झुकेगी, वो नॉर्मल की तरफ से, या तो नॉर्मल की तरफ झुकेगी या नॉर्मल से क्या होगी? दूर भागेगी। अब दूर कब भागेगी और नॉर्मल की तरफ झुकेगी, ये हमको समझने के लिए दो माध्यम लेना होगा। एक जिसमें से एक क्या होगा? डेंसर, दूसरा क्या होगा? रेरर होगा। तो अगर डेंसर से रेरर में आ रहा है तो वो क्या होगी? नॉर्मल से दूर भागेगी। और दूर भागने का मतलब क्या है? उसमें स्पीड ज्यादा होगी। लेकिन अगर रेरर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। ठीक है, तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगी? नॉर्मल से दूर झुक जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है कि निम्न में से क्षार के गुणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली इनकरेक्ट? गलत कौन है जी? क्षार के रूप में क्या गलत है? निम्न में से क्षार के गुणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, क्षार में कड़वा स्वाद होता है, क्षार छूने से मुलायम होते हैं, क्षार विलयन में बिजली उत्पन्न संचलित करते हैं। जी हाँ, तो इसमें गलत जो कथन है वो क्या होंगे? ऑप्शन नंबर ए होंगे। यानी कि नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं, ये क्षार की क्वालिटी नहीं है, ये क्षार की क्वालिटी नहीं है मेरे दोस्त, और यही क्या है? वो गलत है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा, 10 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आप लोग भी बताइए किनका किनका ऑप्शन नंबर ए सही है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ किनका किनका ऑप्शन नंबर ए सही है मेरे प्यारे मित्र। चलिए देखिए, आपको साफ साफ लिख रहा है क्षार के गुणों के संबंध में कथन नीले लिटमस को लाल में बदलते हैं, ये गलत है। क्षार लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीले में बदल देता है। क्षार जो है वो लाल, क्षार जो होता है लाल लिटमस को नीले में बदलता है, ना कि नीले लिटमस को लाल में बदलता है। यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए ये क्या था? गलत लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में टाइप करके, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से क्या महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? Which of the following is not a part of the फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक भाग नहीं है। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि जो दिए गए 4 ऑप्शन हैं उनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है प्यारे मित्र जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है? तो भाई बोला है यूट्रस यानी कि गर्भाशय, मूत्रमार्ग यानी कि उरेथ्रा, अंडाशय मतलब ओवरी, आपको डिम वाहिनी नली मतलब कि लोपियन ट्यूब्स। तो मेरे दोस्त महिलाओं के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उनका तो गर्भाशय हिस्सा होता है, अंडाशय भी हिस्सा होता है, डिम वाहिनी भी हिस्सा होता है। तो कौन सा हिस्सा नहीं होता है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी। ये जो यूरेथ्रा है वो आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा नहीं है। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 11 है ना, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। राइट आंसर क्या हो जाएगी आपका? बी विल बी द राइट आंसर। ओके माय डियर, जल्दी से एक बार कमेंट कर दो। यस, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइज। आप लोग गुड मॉर्निंग सर इतने बार कह देते हो कि मुझे बार बार करना पड़ता है। जल्दी से बताइए आप लोग आंसर कि क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बी आप लोग का भी है क्या? अगर है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। देखिए इसका राइट आंसर क्या है? बी है। यहाँ पर डिटेल जानकारी दे दिया गया है। गर्भाशय, योनि, अंडाशय, डिम्बाहिनी नलिका महिलाओं के प्रजनन तंत्र का अंग है, जबकि मूत्र मार्ग
महिला प्रजनन का एक अंग नहीं है। तो इस तरह का डिटेल्स जानकारी अगर प्राप्त करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, टेलीग्राम पे जाके, कहाँ जाके, टेलीग्राम पे जाके मेरे प्यारे मित्र, टेलीग्राम पे जाना है आपको, और टेलीग्राम पे जाके आपको सर्च करना है ईडू फाइवर, ईडू फाइवर ऑनलाइन हब, ईडू फाइवर ऑनलाइन हब। यहाँ पर आपको सारी क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप लोग, अगर एक 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 सूचना है, आप लोग सुन लो, आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन चीजें मैं बता रहा हूँ, सुन लो, ये आप लोग का भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी की, अगर आप एसएससी की, चाहे रेलवे की, रेलवे की, या भी कोई, अगर या कोई गवर्नमेंट नौकरी, या कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या तो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जिसमें क्या पूछी जाती है, मैथ, जिसमें क्या पूछी जाती है, मैथ, यानी आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और अगर उसमें मैथ पूछी जा रही है, तो मैं मैथ के लिए सिर्फ सिर्फ मैथ के लिए एक स्पेशल स्पेशल चैनल बना रहा हूं। ओके माय डियर, इसमें एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक की आपको मैथ सिखाई जाएगी। जो कभी मैथ नहीं पढ़े होंगे उनको भी मैथ बहुत प्यार से मैं यहाँ सिखाऊंगा, है ना। चाहे आप सीएचएसएल की तैयारी करिए, सीडीएस की तैयारी करिए, सीपीओ की तैयारी कीजिए, एमटीएस की तैयारी कीजिए, आपका जीडी की तैयारी कीजिए, स्टेनोग्राफर की तैयारी कीजिए, है ना, आर्मी का तैयारी कीजिए, जीडी का तैयारी, आपको अग्निवीर का तैयारी कीजिए, या रेलवे में आपको टीसी, टीटी, स्टेशन मास्टर, एएसएम, जिसका भी आपको तैयारी करना, अगर उसमें मैथ है, अगर उसमें मैथ पूछी जाती है तो वो आपको हर एक चीज यहाँ से मिल जाएगा। और वो मैं चैनल आपको संडे को बताऊंगा कि वो कौन सी चैनल पे ये सारी क्लासेस एकदम चैप्टर वाइज चैप्टर, टॉपिक वाइज टॉपिक, चैप्टर वाइज चैप्टर, टॉपिक वाइज टॉपिक में पढ़ाऊंगा। मेरे दोस्त, मैं आप ही के लिए कुर्बान हूँ, है ना, और मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय कदम निम्नलिखित में से कौन सा था। पर्यावरण के लिए पहला आधिकारिक जो है अंतर्राष्ट्रीय कदम निम्नलिखित में से कौन सा था, हमसे ये पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ऑफिशियल इंटरनेशनल स्टेप टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। नैरोबी घोषणा था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन था, और स्टॉकहोम सम्मेलन था, या फिर वियना सम्मेलन था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इसमें तो बहुत लोग फंसने वाले हो, आप लोग बहुत लोग फंसोगे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या है। जल्दी से बताओ कमेंट करके कि क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या है मेरे प्यारे मित्र। यस, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी पहला जो कदम अपनाया गया था पर्यावरण की रक्षा के लिए वो था स्टॉकहोम सम्मेलन, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो जितने लोग आप लोग में से कमेंट कर रहे हैं कि सर सी होगा, उनका एकदम बहुत बढ़िया खूबसूरत आंसर है। उनकी तैयारी मस्त चल रही है, जबरदस्त चल रही है, और आपको नौकरी लेने से कोई रोक नहीं सकता है। नेक्स्ट, ये देखिए पूरा बेजोड़ है, पूरी बेजोड़ तरीके से आपको डिस्क्रिप्शन के साथ इसका आंसर लगा दिए हैं। पीडीएफ को डाउनलोड करके टेलीग्राम से इसको एक बार सोते समय जरूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। इन द डीप सी द कलर ऑफ वाटर अपीयर्स ब्लू ड्यू टू व्हाट। किसकी वजह से समुद्र के नीचे जो पानी होती है वो नीला दिखाई देता है। प्रकाश की प्रकीर्णन की वजह से, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से, प्रकाश के परावर्तन की वजह से, या प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की वजह से। अगर यहाँ पर कलर की बात हो रही है, जैसे आकाश का नीला दिखाई देना, ठीक है, गहरे समुद्र की पानी का नीला दिखाई देना, यानी कि कलर से संबंधित जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा
आपको एक ही आंसर देना है। वो आंसर क्या देना है? प्रकाश की प्रकीर्णन। यानी कि ऐसा जो भी रीजन होती है सब किसकी वजह से होती है? प्रकाश की प्रकीर्णन की वजह से होती है। इसलिए 13 का जो राइट आंसर होगा प्यारे मित्र, वो ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। अभी भी मेरे पास 7 क्वेश्चन और बचे हैं। जैसे ही 20 क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा, मैं आप लोगों से आपका आंसर जानना चाहूंगा कि आप 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही कर पाए हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14। 14 में क्या बोला कि मैंडलिप के अनुसार तत्वों के गुण धर्म उनके डॉट डॉट के आवर्ती फलन होते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, है ना। अकॉर्डिंग टू मैंडलिप द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन टू ऑफ देयर किसका? परमाणुक द्रव्यमान का, परमाणु त्रिज्या का, परमाणु क्रमांक का, या तत्वों के अभिक्रियाशीलता की वजह से। तो किसके अकॉर्डिंग उनके तत्वों के, मैंडलिप के अनुसार तत्वों के गुण धर्म उनके किनके आवर्ती फलन होते हैं? इनके आवर्ती फलन होते हैं? परमाणुक द्रव्यमान का होता है, परमाणु त्रिज्या का होता है, परमाणु क्रमांक का होता है, या तत्वों की अभिक्रियाशीलता के अनुसार होता है? किसके अनुसार हुआ था? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपको बताना है कमेंट करके, है ना। अगर आप भाई झारखंड सीजल की तैयारी कर रहे हो, तब तो इस टाइप के क्वेश्चन का जानकारी आपके अनुसार होना चाहिए, क्योंकि ये प्रीवियस एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, जी हाँ, बहुत बढ़िया। इसका जो राइट आंसर है मेरे दोस्त, वो ऑप्शन नंबर ए है। यानी 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उनके तत्वों के जो गुण धर्म होते हैं उनके परमाणुक द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल्स जानकारी मैं आपको लगा के दिया हूँ। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये साफ साफ लिख दिए गई है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बोला कि मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी है? सबसे बड़ी कणिकाएं बोलिए या सबसे बड़ी कोशिकाएं बोलिए, कौन सी है? रक्त की बात बोल रही है, रक्त की, यानी कि ब्लड में। तो आप लोग को पता है कि ह्यूमन जो ब्लड है ना, इसमें 3 प्रकार की सेल पाई जाती है। एक का नाम है आरबीसी, दूसरे का नाम है आपको डब्ल्यूबीसी, है ना, और तीसरे का नाम है प्लेटलेट्स। तो सबसे ज्यादा संख्या में ई पाई जाती है, संख्या में सबसे ज्यादा, संख्या में अगर सबसे ज्यादा पूछे तो आपको नाम देना है आरबीसी का। और संख्या में सबसे कम जो होती है वो होती है डब्ल्यूबीसी। ये सबसे क्या होगी? कम होगी। लेकिन अगर आकार पूछा जाए, साइज पूछा जाए, तो साइज में सबसे बड़ा कौन होगा? ये सबसे बड़ा होता है साइज में। और सबसे छोटा साइज में कौन होता है? तो भाई ये होता है छोटा। तो ये इस बात को याद रखिएगा। संख्या में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली जो कोशिका होती है, जो कणिकाएं होती है ब्लड में, वो होती है आरबीसी। और सबसे कम पाई जाती है डब्ल्यूबीसी। लेकिन सबसे बड़ी अगर कोशिका पूछे तो वो हो जाएगा डब्ल्यूबीसी, और सबसे छोटी कोशिका पूछे तो वो हो जाएगा आरबीसी। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन है? व्हाइट ब्लड सेल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही ईमानदारी के साथ तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और झारखंड सीजीएल में आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ये मैं पूरी रूप से आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। बस क्लास को शुरू से अंत तक देखते रहिए, है ना, और समझते रहिए, और लोगों को जरा सा भी शेयर करते रहो, ताकि मेरे अंदर एनर्जी भरपूर आए और मैं आपको ईमानदारी से क्या करते रहूं? पढ़ाता रहूं। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा कि इनमें से कौन सा अपशिष्ट पर्यावरण को सबसे कम क्षति पहुंचाता है? पर्यावरण को सबसे कम क्षति पहुंचाता है। विच ऑफ दिस, है ना, वेस्ट काउजेज द लीस्ट डैमेज टू द इन्वायरमेंट? डैमेज टू द इन्वायरमेंट, सबसे कम डैमेज हमारे पर्यावरण को कौन पहुंचाता है? पहला जो चीज है आपको दिख रहा है, कागज के कप दिख रहे हैं। दूसरा जो चीज है वो आपको दिख रहा है, पॉलीथीन बैग दिख रहे हैं। तीसरा जो है वो रासायनिक कीटनाशक दिख रहे हैं। एंड चौथा जो है आपको क्या दिख रहा है? प्लास्टिक के बोतल। तो पर्यावरण को सबसे कम जो डैमेज करने वाले जो पदार्थ है वो क्या है? वो आप लोग सभी को पता है कि प्लास्टिक तो भाई गलता ही नहीं जल्दी, है ना। केमिकल कीटनाशक भी पर्यावरण को ज्यादा प्रदूषित कर रहा है। पॉलिथीन बैग तो महा प्रदूषित कर रहा है। तो सबसे कम प्रदूषित करने वाला कौन होगा? आंसर तो निकाल लिए होंगे आप लोग, क्योंकि आप लोग तो हमारे दोस्त हो, हमारे भाई हो। तो अब भाई आपकी नज़र तो आंसर पे बहुत तेजी से जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो पर्यावरण को सबसे कम क्या करती है? प्रदूषित करती है, दूषित करती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 था इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। और इसकी डिटेल्स जानकारी यहाँ पर लगा दिए गए हैं, पीडीएफ को डाउनलोड करके आपको पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 17। पता है कि प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है? छतों और जो दीवारें होती है उसको हम लोग किससे ढक देते हैं ताकि जो इको है वो कम प्रोड्यूस हो, है ना? व्हाट आर द रूफ्स, व्हाट आर द रूफ्स एंड वॉल्स ऑफ ऑडिटोरियम कवर्ड विथ टू रिड्यूस रेजोनेंस या इको? तो इको को कम करने के लिए किससे ढकते हैं जी? धातु से ढकते हैं, फाइबर बोर्ड से ढकते हैं, या रबड़ से ढकते हैं, या प्लास्टिक से ढकते हैं? क्या आपके पास आंसर है? अगर आंसर है तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बताओ कि क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए एक बात को ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इको कम करना है तो जो छतों की जो दीवारें होती है ना, या फिर जो दीवारें, छतों और दीवारों की जो ढकने की अगर परंपरा की बात करें तो वो ढकी जाती है आपको किससे? फाइबर बोर्ड से, ताकि कम इको प्रोड्यूस हो। जैसे आप देखते होंगे सिनेमा घरों में भी इस तरह की कामें की जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपको लेने हैं 18। 18 में बोला गया कि सोनार का पूरा नाम क्या है? सोनार ये कहाँ यूज होता है? तो आप लोगों को पता है कि नेवी वगैरह वाले लोग, जो नेवी के जो फोर्स वगैरह होते हैं ना, वो सोनार का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको ये पूछा गया है कि सोनार का पूर्ण पूर्ण रूप क्या है, यानी कि पूरा नाम क्या है? साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रैंगिंग, साउंड नेविगेशन एंड रीचिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, या साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रेंजिंग? तो सोनार का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम बिल्कुल राइट आंसर है। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या आप लोग का भी सी है? अगर सी है तो कमेंट करो, नो लेट नो बैट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, ये देखिए पूरी विशेष जानकारी आपको दी गई है। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 19। आधुनिक आवाज सारणी में एक समूह में मौजूद तत्वों में डॉट डॉट की संख्या समान होती है। भाई क्या होती है? अतः आधुनिक आवाज सारणी में एक समूह में मौजूद तत्वों में डॉट डॉट की संख्या समान होती है ना? सेल की संख्या समान होती है, प्रोटोनों की संख्या समान होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, या संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है? जल्दी से बताइए। आधुनिक आवाज सारणी में एक समूह, समूह कैसा है? एक वाला। एक समूह के तत्व में किसकी संख्या समान पाई जाएगी? सेल का, प्रोटोन का, इलेक्ट्रॉन का, या संयोजी इलेक्ट्रॉन का? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर सी होंगे। अरे भाई क्या पूछा था, एक बार क्वेश्चन जरा देखने दो तो। एक मिनट, क्या पूछा? आधुनिक आवाज सारणी में एक समूह में मौजूद तत्वों में कौन की संख्या समूह होगी? अरे अच्छा, एक ही समूह का तत्व है, अगर एक ही समूह का तत्व है, यानी कि जो ग्रुप है वो क्या है मेरे दोस्त? है ना, ग्रुप क्या है? सेम है। तो जो ग्रुप अगर सेम होगा ना मेरे दोस्त, तो उसमें जो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो संख्या समान होगी। यानी यस, बिल्कुल डी बिल्कुल राइट दे रखा है आंसर। डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर दे रखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 20 नंबर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। और उसके बाद आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि क्या बताना है कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही कर पाए हैं। आज का आपका स्कोर क्या रहा ये मैं जानना चाहूंगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भाग आंखों को एक विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है? यानी आंखों को रंग देता है ना? कलर पार्ट ऑफ आई, ये भी काम बोल सकते हो, है ना? विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अ स्पेसिफिक कलर टू द आईज? कॉर्निया, आइरिस, रेटिना, लेंस? क्या देता है जी? तो आप लोग पता है ना कि आंखों का जो कलर भाग होता है, आंखों का जो कलर देने वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? आइरिस। आइरिस होता है। आप लोग जल्दी से कमेंट कर मुझे ये बताओ कि दान, आंखों के दान देते समय, जब लोग आंखों को क्या करते हैं? दान करते हैं। तो आंखों को दान करते समय आंखों का कौन से हिस्से को दान किया जाता है? ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आंखों को दान देते समय आंखों के किस भाग को दान किया जाता है, ये कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि आंखों को दान करते समय आंख के कुर्निया वाले पार्ट को क्या कर दी जाती है? दान दी जाती है। और हमारी आंखों में जो पहली बार लाइट एंट्री करती है
वो किससे होकर गुजरती है लाइट? कॉर्निया से होकर गुजरती है। ठीक है, क्या करती है? हमारे आंखों में जो लाइट आ रही है वो इंटर कर रही है आंखों में लाइट, वो किससे करती है इंटर? कॉर्निया से करती है। ठीक है ना, तो इस बात को याद रखिएगा। अब जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि कितने ऐसे लोग हैं जिनका स्कोर क्या रहा है। जल्दी से बताइए कि 20 में से 20 किनका है, 20 में से 17 किसका है, 18 किसका है, 19 किसका है? जिनका 15 से ऊपर है, जिनका 20 में 15 से ऊपर है, समझ जाइए उनकी नौकरी एकदम पक्की होनी ही होनी है झारखंड सीजीएल में, कोई नहीं रोक सकता है ना। तो मैं आप लोगों को आज बहुत बढ़िया ऑफर बताया था। क्या बताया था? कि वैसे विद्यार्थी जो झारखंड के एग्जामों की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो किसी की एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सेंट्रल सीजीएल का, सेंट्रल में एसएससी की तैयारी कर, चाहे वो सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो, है ना, सीपीओ, सीडीएस, है ना, दिल्ली पुलिस, है ना, झारखंड पुलिस, किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपको रेलवे में स्टेशन मास्टर की तैयारी कर रहे हो, लोको पायलट की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, है ना, आपको टीसी, टीटी, जिनका भी तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें मैथ है तो मैथ का एक मात्र सोल्यूशन मैं करवाने वाला हूँ। एकदम मैथ स्पेशल चैनल बनाने वाला हूँ, है ना, मैथ स्पेशल चैनल बनाने वाला हूँ, जिसका लिंक आप लोग को बहुत जल्दी बता दिया जाएगा, चैनल का नाम आपको जल्दी बता दिया जाएगा। वहाँ पर सिर्फ मैथ की बातें होगी। ठीक है, तो चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत लोगों का अच्छा स्कोर है। तो मिलते हैं आप लोगों को कल की क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन कैसा हो, शुभ हो, अच्छा हो। थैंक यू गाइज, बाय बाय।